बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ गेट के हवाले से सीपीसी के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर सेक्शंस हैं उनको फिंगर टिप्स पे कैसे कवर कर सकते हैं या उनको एक ओवरव्यू कैसे दे सकते हैं या जल्दी से सारे सेक्शंस को हम समराइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दो पार्ट है आपके सीपीसी के अंदर, एक ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं और एक जगह पे सेक्शंस हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको दो पार्ट्स के अंदर दोनों जो भी अपना आपके लॉ गेट के अंदर सिलेबस में है दोनों कवर करवा दूंगा। तो आज हम इसके सेक्शंस कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जितने भी सेक्शंस आपके लॉ गेट के टेस्ट में आ रहे हैं उसको देख रहे हैं। देखिए, मैं बारहा दफ़ा एक बात आपसे कह चुका हूँ कि पढ़ना आपने है, बेयर एक्ट की बुक आपके पास होनी चाहिए, पढ़ना आपने लाजमी है। डेफिनेशंस तो कम से कम आप लाजमन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस आपने पढ़नी है, पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इसमें डेफिनेशंस में वो मैं आपको समझा देता हूँ और बाकी जितने सेक्शंस हैं इंशाल्लाह ताला वो कोशिश करते हैं। तो देखें, सेक्शन 1 तो इसका क्लियर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हमेशा किसी भी एक्ट के अंदर जो है वो तीन चीज़ें होती हैं कि वो उसका नाम क्या होना चाहिए, कब से नाफिजुल अमल होगा और किस हद में वो नाफिजुल अमल होगा। तो सेक्शन 1 वो बताता है सीपीसी का। फिर सेक्शन 2 आता है आपका, वो बताता है आपका डेफिनेशंस, जिसके अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशन है, लेकिन हमने आज कुछ सिलेक्ट किए हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ सवाल भी जो है जो आते हैं, स्पेशली जजमेंट डिक्री ऑर्डर के हवाले से अक्सर सवाल आते हैं, वो भी आपके हल हो जाएंगे। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है, फाइनल डिक्री क्या है, तो मुख्तलिफ चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। अब हम अगर ऑर्डर से शुरू करें, ऑर्डर क्या होता है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ जज, जो भी वो फॉर्मल एक्सप्रेशन देता है जज, दैट्स एन ऑर्डर। और डिक्री क्या होती है? डिक्री भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जज है, लेकिन उसके साथ साथ वो राइट्स एडजुडिकेट करते हैं जो कंट्रोवर्सी होती है पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज जो कोर्ट में आती हैं जिनके आपस में कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, वो कोर्ट में लेकर आते हैं और कोर्ट जो उनको एडजुडिकेट करके उनके हक का तयन करता है वो डिक्री के थ्रू करता है। हर डिक्री कोर्ट का ऑर्डर होती है, हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता, लेकिन हर डिक्री कोर्ट का ऑर्डर होती है। लेकिन उसके साथ चंद चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि वो राइट्स एडजुडिकेट कर रही होती है, कंट्रोवर्सी जो है वो सेटल कर रही होती है पार्टीज के बीच में, तो वो डिक्री होती है। और जजमेंट क्या होता है? जजमेंट ऑर्डर या डिक्री जो भी एक्सप्रेशन था उसके लिए जो रीजनिंग होती है कोर्ट की, उसको जो डिफाइन कर रही होती है कोर्ट की, किन बुनियाद पर, कौन से एविडेंस, कौन से ऐसे मामला जिसको कोर्ट ने कंसीडर करने के बाद ये डिक्री या ये ऑर्डर पास किया, उसको कहते हैं हम जजमेंट। फिर आपके अगर हम डिक्री की देखें तो डिक्री के अंदर नॉर्मल तो दो किस्में होती हैं, तीसरी मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखी है, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री आपकी एक वो डिक्री होती है क्योंकि आपकी कोर्ट ने हक का तयन करना है। उस तयन में अगर कोर्ट आपकी कुछ चीज़ें तय कर लेती है कि पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है, उसका अगर तयन कर दिया, कोई और मामला उनके बीच में था उसका तयन कर लिया कि जी बिल्कुल ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, अब उसका क्या इम्पेक्ट होगा, उसका कितना होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो फिर फाइनल डिक्री में करती है। मसलन अगर किसी का रेंट का मामला चल रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, या कोई उनका प्रॉपर्टी के हवाले से चल रहा है, वो कहते हैं जी हमारे ये पार्टीशन का सूट है, ये हमारे एलार्स नहीं है, या ये, या पार्टीशन में कुछ चीज़ों पे वो एडमिट करते हैं कि जी ये प्रॉपर्टीज़ तो हमारे बड़े की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे बड़े की नहीं है, ये हमारी पर्सनल है। तो जिन प्रॉपर्टीज़ पे वो एग्री करते हैं उसके हवाले से प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है पार्टीशन की, जी ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज़ आप मान रहे हो उसको हम कर देते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री में डिसाइड, बाकी जो नहीं है उसके लिए हम फाइनली एडजुडिकेट करेंगे कि क्या क्या वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं या नहीं आती हैं। तो ये आपका सवाल प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री का भी इसमें हल हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है एक्सपार्टी। एक्सपार्टे होता है बेसिकली, लेकिन इसको फॉर्मल लैंग्वेज में एक्सपार्टी कहते हैं। ये एक्सपार्टे जो डिक्री होती है ये उन सूरत में होती है जिसमें सामने कोई कंटेस्ट करने नहीं आता, जिसको आपने डिफरेंट बनाया, मुद्दा आलिया बनाया, वो अगर अदालत में नहीं आया, जानबूझकर नहीं आया या किसी और वजह से नहीं आ सका, और कोर्ट ने ये तय कर लिया कि जी बिल्कुल उस पर सर्विस हो चुकी है प्रॉपरली और वो नहीं आना चाहता, कोर्ट से भागना चाहता है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को जो है वो अवॉइड कर रहा है जानबूझकर, क्योंकि कोर्ट कब तक इंतजार करेगी किसी का अगर नहीं आता, या आकर फिर चला जाता है अपीयरेंस देकर और कंटेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ एक्स पार्टी जो है वो जजमेंट एंड डिक्री पास की जाती है, जो उस पर नाफिजुल अमल होगी, सवाए कुछ बातों की अगर कहीं वो साबित कर पाता है कि उसका ना उसके इल्म में नहीं था या उस तक सर्विस नहीं हो चुकी थी,
या वो जानबूझ कर गैर हाजिर नहीं रहा तो उस सूरत में हो सकता है, अदरवाइज वो एक्स पार्टे जजमेंट भी उसके ऊपर, डिक्री उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। फिर आपके आता है डिक्री होल्डर, जिसके हक में डिक्री पास होती है, जिसका कोर्ट जब हक तायुन करती है, एडजुडिकेट करती है और जिसको हक दिलाती है कि इसका यही हक बनता है, वो डिक्री होल्डर होता है। जो जिसके खिलाफ होती है वो जजमेंट डेटर होता है कि इसके खिलाफ ये फैसला आया है और ये उसको कुछ चीज़ें देनी है या जो भी मामला तय हुआ है। और फिर होता है जज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इज द जज, ये जज की डेफिनेशन है। फिर इसमें आपकी एक और चीज़ है, इसको मीन्स प्रॉफिट कहते हैं। ये भी अहम है क्योंकि क्या है, कोई प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में रॉन्गफुल पोजीशन में आप क्लेम कर रहे हैं और वो उस रॉन्गफुल पोजीशन के दौरान उसमें से कुछ मुनाफे जो है वो ले रहा है, उसमें से कमा रहा है, खा रहा है, तो वो जो चीज़ें उसको उसमें से गेन मिल रहा है रॉन्गफुल पोजीशन के दौरान, कोर्ट उसका जो एक्चुअल तायुन करेगी वो कोर्ट मीन्स प्रॉफिट के तहत देगी। जैसे मैंने कहा परमानेंट डिग्री में अगर प्रॉपर्टी दिला दी, मिसाल है कि भाई यार ठीक है प्रॉपर्टी आपकी हो गई, बिजनेस आपका हो गया, लेकिन मीन्स प्रॉफिट कितना होगा उसके लिए फिर फाइनल डिग्री में एडजुडिकेशन हो सकती है। इस तरीके से परमानेंट डिग्री फाइनल डिग्री का फर्क आता है। और ये वो प्रॉफिट है जो किसी ने अपने पास कोई भी नाजायज तरीके से, गलत तरीके से अपने पास प्रॉपर्टी रखी और उसमें से जो भी उसने प्रॉफिट कमाया वो। हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी अहम है कि अगर उसके अंदर उसने खुद भले नाजायज तरीके से रखी थी और नाजायज तरीके से उसने, लेकिन उसने खुद उस पर कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट की और उस इन्वेस्ट करने की वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो वो उसको नहीं दिलाया जाएगा दूसरी प्रॉपर्टी को। भले उसके पास नाजायज था लेकिन उसने खुद इन्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और अच्छा उसमें से इन्वेस्ट कर लिया, तो वो भी उसमें से माइनस होगा। सिर्फ एक्चुअल जो आपका हक बनता है डिक्री होल्डर का मीन्स प्रॉफिट में, कि वो जो उसका राइट बनता था वो सिर्फ उसमें दिया जाएगा। फिर हम अगर आगे आते हैं इसमें, तो फिर आपका जैसे मैंने कहा ये सेक्शंस जो है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन सेक्शन 6 में जैसे आपकी आती है, क्योंकि इसके पहले आप सेक्शन 4 में सेविंग्स है या सेक्शन 3 के अंदर जो है आपकी हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स जो है, हायरार्की तो नहीं है लेकिन कोर्ट्स के हवाले से जो उसमें दिया हुआ है कि सबऑर्डिनेट्स ऑफ द कोर्ट्स जो है कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सीनियर सिविल जज और फिर सिविल जज। वो इतनी अहम चीज़ें नहीं है, वो आप पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। फिर सेविंग्स सेक्शन 4 में जो है वो आपकी बता रही होती है कि जो तीन किस्म के लॉज होते हैं ना मुख्तलिफ, जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, फिर लोकल लॉ या पर्सनल लॉ। तो ये जो लॉज होते हैं, ये जनरल लॉ एक होता है, दूसरे स्पेशल लॉज या लोकल लॉज या पर्सनल लॉज होते हैं, वो प्रिवेल करते हैं जनरल लॉ के ऊपर। सेविंग्स में यही होता है कि भाई जो स्पेशल लॉज, जनरल लॉज या लोकल लॉज मौजूद हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, किसी भी जनरल लॉ के आने की वजह से उन पर असर नहीं पड़ेगा until unless एक्सप्रेसली किसी चीज़ को कोई चीज़ प्रिक्लूड करे, एक्सक्लूड करे या इंक्लूड करे, वरना स्पेशल लॉ अपनी जगह पर जो भी उसका इम्पैक्ट है, पर्सनल लॉ का जो इम्पैक्ट है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो इसके बाद आपकी आ जाती है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के अंदर सबसे जो अहम बात होती है वो मामलात होते हैं आपके माली हवाले से कोर्ट की हुदूद। जैसे हम अगर सिंध की मिसाल लें तो सिंध के अंदर 10 लाख रुपए तक सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास अब पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, और उससे ऊपर पूरे सिंध के अंदर सवाए कराची के, मासवा कराची के पूरे सिंध के अंदर सीनियर सिविल जज साहब के पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के हवाले से अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है, जिसमें वो किसी भी अमाउंट का केस हो, अगर उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आता है तो वो उसको सुन सकता है। ये उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। कराची में ऐसा नहीं है। कराची में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट तक जाती है। वहाँ पर उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, वक्तन फवक्तन वो चेंज होता रहता है कि जी सीनियर सिविल जज तक इतनी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इतनी होगी, उससे ऊपर जितना भी मालियात के मामला होंगे वो हाई कोर्ट सुनेगी। शायद 6.5 करोड़ से ऊपर जो है वो कराची में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में वो हाई कोर्ट सुन रही होती है सिविल सूट के मामला ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। बाकी पूरे सिंध के अंदर ऐसा नहीं है। जितने भी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो अनलिमिटेड होती है कोर्ट के पास, सब्जेक्ट टू उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब इसके साथ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है एक इंटरकनेक्टेड, तो मैं इसके साथ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेक्शन 10, 11, 12 बाद में बताऊंगा। पहले क्योंकि मैं समझता हूँ दोनों को अगर हम साथ कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ आती है। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक आपके सेक्शन 15 में प्लेस ऑफ सुइंग के कहाँ पर
केस फाइल किया जाए, उसमें लिखा गया है कि लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में शू जो किया जाएगा लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में। मसलन अगर दो कोर्ट हैं जिनके पास कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन है, जो एक वक्त बैक वक्त दोनों कोर्टों को ये इख्तियार है कि वो कोई केस सुन सकती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सीनियर सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या हाई कोर्ट और सीनियर सिविल कोर्ट हो। मिसाल, अगर दो कोर्टें बैक वक्त एक ही मामला एक ही केस सुन सकती हैं, तो ये एक्ट कहता है कि आपको वो सबसे छोटी अदालत जो होगी उसमें दाखिल करना है। उसकी जो लॉजिकल वजह है वो ये कि अगर आप बड़ी अदालत में जाते हैं तो राइट ऑफ अपील ख़त्म हो जाता है। जिस भी पार्टी के खिलाफ फैसला आएगा तो दूसरी पार्टी का जो राइट ऑफ अपील है और जो भी उसकी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो वहाँ पर अपील करने का एक फोरम जो है उसका कम हो जाएगा। इसलिए लोएस्ट ग्रेड के पास जब कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन हो तो क्या जाए, फिर 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये मुख्तलिफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, आपकी कॉज ऑफ एक्शन, डिफरेंट की रेजिडेंस के हवाले से प्लेसेस दी हुई हैं कि कौन सी अदालत में। देखें, एक तो अदालत को हुदूद दी गई हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो देती है अपना हाई कोर्ट डिफाइन करती है कि कौन सी रेवेन्यू जुरिसडिक्शन, कौन सी हुदूद तक, कौन से पुलिस थाने की जो हुदूद होंगी, कहाँ कहाँ तक जो है वो एक सीनियर सिविल जज की या जिस भी कोर्ट की हद है वो कहाँ तक है, वो उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगी। लेकिन हम किस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो है वो कोर्ट के पास जाएंगे? एक तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उस कोर्ट की है जो उसको हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से दी हुई है, जो जिस तक वो अपना इदारा इख्तियार इस्तेमाल करेगी। लेकिन हम कौन सा मुकदमा कौन सी सीनियर सिविल अदालत में लेकर जाएंगे, कौन सी हद में वो केस लगता है, इस हवाले से आपके सेक्शन 16 से लेकर 20 तक है। 15 में तो ये कि छोटी अदालत में, 16 से 20 में कि कौन सी अदालत। मसलन अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस जगह पर है उसी जगह पर मुकदमा दाखिल होगा। अगर वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है, उसके पार्टीशन का मामला हो, उससे किसी मुनाफे का मामला हो, उससे मीन्स प्रॉफिट का हो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे ज़मीन है, जैसे जायदाद है, कोई घर है, कोई शॉप है, तो उसका जो भी केस होगा जिस हद में वो प्रॉपर्टी है उस हद में होगा। अगर 2-4 मुख्तलिफ जगहों पे आपकी प्रॉपर्टीज हैं और सबको आप एक साथ करना चाहते हैं, तो 2-4 को अगर आप ले जाते हो, उन 2-4 अगर मुख्तलिफ हदों में, तो उन 2-4 में से किसी भी एक की हद में आप वो केस दाखिल कर सकते हैं। फिर उनकी हद बन जाती है। अगर 2 या 2 से ज़ायद मुख्तलिफ जगहों पे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इमूवेबल और उनका मामला आप एक साथ किसी सूट में लेकर जाना चाहते हैं, तो आप उनमें से किसी भी एक अदालत में रुजू कर सकते हैं। या फिर उसके बाद आपके कोई मामला हैं जिसमें कॉज ऑफ एक्शन है, तो आप देखेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन मुकम्मल या पार्शली जिस इलाके में हुआ है आप वहाँ भी कर सकते हैं। कि अगर आपने कोई किसी के साथ डील की, वो ए शहर में की, सामान आपको जो पहुंचाना था वो बी शहर में पहुंचाना था, और पैसे आपने ए शहर में कुछ लिए थे, कुछ आपने बी शहर में लिए, तो आपका कुछ, फिर उसके अंदर अगर आपका कोई मामला बनता है तो कुछ आपका कॉज ऑफ एक्शन ए शहर में, कुछ आपका बी शहर में, तो आप दोनों शहरों में से किसी भी एक शहर में कर सकते हैं। वो प्लेंटिफ की चॉइस के ऊपर है। प्रॉपर्टीज वाले में भी प्लेंटिफ की चॉइस है, यहाँ पर भी प्लेंटिफ की चॉइस है कि वो इनमें से कहीं पर भी कर सकता है, जहाँ पर पूरा कॉज ऑफ एक्शन हो या उसका कुछ पार्ट हो। या फिर आपका है जहाँ डिफेंडेंट अगर एक या एक से जायद हैं, वो किसी एक शहर में रहते हो या उनमें से कोई एक कहीं पर रहता हो। मिसाल आपने 4, 5, 6 लोगों को डिफेंडेंट बनाया अपने सूट में, कोई ए में रहता है, कोई बी में, कोई सी में, कोई डी में, तो आप इन ए बी सी डी इन चारों में से भी किसी जगह पर अपना मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। वजह क्या है? ये लिखा तो है, इसकी लॉजिकल वजह क्या है? देखिए, आप क्योंकि केस लेकर जा रहे हैं, अगला केस लेकर आ नहीं रहा, तो कोर्ट ने उसकी सहूलत देखनी है, आपकी सहूलत नहीं देखनी। क्योंकि फिल वक्त आप खुद जा रहे हैं कोर्ट में किसी और के ऊपर केस दाखिल करने और उसको आप अदालत में बुलवा रहे हैं, तो कोर्ट उसकी सहूलत देखेगी इस वक्त सबसे पहले कि वाकई आपके पास, क्योंकि आप जा रहे हैं तो आपके पास ऐसा मुकदमा है या नहीं है। उसके बाद अगर है तो भी उसकी सहूलत के हिसाब से हो, या तो वहां पर प्रॉपर्टी हो फिर तो ठीक हो गया,
या तो फिर वो वहां पर रहता हो कि उसको आसानी हो। ऐसा नहीं कि आप ए शहर में रहते हैं, डिफरेंट सी शहर में रहता है, आप अपनी सहूलत के लिए ए में कर दें, नहीं, आपकी सहूलत नहीं देखी जाएगी। सहूलत देखी जाएगी मुद्दा आलिया की, जिसके खिलाफ आप कानून ने उसको सहूलत दी है, क्योंकि आप उसके खिलाफ जा रहे हैं जब तक आप अपने हक को साबित कर सकें, फिर तो सारे मामला है, क्योंकि कॉस्ट भी सूट में मिलती है। अगर कोई साबित कर लेता है कि जी इसकी वजह से हमें तकलीफ भी आए और केस करने पे भी खर्चा हुआ, गलती भी इसकी थी, वो भी मिलते हैं, आने जाने का सब कुछ मिलता है अगर कोर्ट उस नतीजे पर पहुंचती है, एडजुडिकेट करती है डिक्री के अंदर। अब मैं आपको सेक्शन 10, 11 और 12 ये थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। स्टे ऑफ सूट, ये ऐसे है कि अगर एक अदालत के अंदर पहले आपने किसी ने सूट दाखिल कर दिया, वही पार्टीज हैं, वही मामला है, वही सारे जो है कॉज ऑफ एक्शन है जिसके ऊपर केस किया है, फिर दूसरी पार्टी ने भी केस दाखिल कर दिया उसी हवाले से कि जी साहब सेम मामला और पार्टीज भी सेम, मामला भी सेम, तो सेक्शन 10 जो है वो उसको स्टे करता है कि भाई जो पहले सूट दाखिल हुआ है वो चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, क्योंकि मामला वही है, पार्टीज वही है, सब्जेक्ट मैटर वही है, तो उस पहला वाला सूट चलेगा, बाद वाला सूट नहीं चलेगा, बाद वाला सूट स्टे हो जाएगा। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा कब एप्लीकेबल होता है? जब कोर्ट किसी मामले को फाइनली तय कर ले, डिक्री पास हो जाए किसी भी हवाले से, फेवर या अगेंस्ट में, उसका एडजुडिकेशन मुकम्मल हो जाए, उन पार्टीज के अगेंस्ट में उस कॉज ऑफ एक्शन पर, उस सब्जेक्ट मैटर पर दूसरा सूट नहीं लाया जा सकता। रेस जुडिकेटा इज बार टू द सब्सिक्वेंट सूट। आप दोबारा वो सूट फाइल नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि वो मामला कोर्ट पहले ही एडजुडिकेट कर चुकी है और तय कर चुकी है। इसकी वजह यह है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक भी यही है कि अगर एक मामला कोर्ट सुन रही है और पूरा सुन चुके, दूसरा सूट आ गया, फिर दोबारा से वही चीजें करें, बात तो वही होगी, टाइम का भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टीज भी वही है, सब्जेक्ट मैटर भी वही है। जो एक सूट में डिसाइड होना है वही दूसरे सूट में होना है, क्योंकि एविडेंस भी वही होगी उनके पास, वो सेम पार्टीज तो है, पार्टीज डिफरेंट हो तो फिर अलग बात है। तो इसलिए वो वक्त क्या जाए, 2 बार एक्सरसाइज होगी। रेस जुडिकेटा का क्या है विजडम, फिर नेवर एंड जो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज आप एक सूट फाइल कर दें, चलते रहें जी, वो खत्म हो जाए, फिर दोबारा लेकर आ जाए, फिर तीसरी बार 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, जिसका दिल चाहे, तो फिर ये तो कभी खत्म नहीं होगा। वंस फाइनली एडजुडिकेट हो गया, कोई डिग्री पास हो गई, तो फिर वो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है कि वो बार होता है सब्सिक्वेंट सूट पर। फिर सेक्शन 12 जो है बार टू फर्दर सूट। फिर क्या हो, इसमें 2 ऑप्शन है। जहां पर सूट हो चुका है, मिसाल जैसे मैंने आपको ये बताया, एक्स पार्टी, अब एक पार्टी कहती है जी मेरे हाजिर नहीं हो सका और कोर्ट ने ये तयन कर लिया था कि जी ये जानबूझ के नहीं आ रहा। अब पार्टी के खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल हुई, जब उसको पता चला और वो पहुंच गई कोर्ट में, अब वो सूट तो फाइल नहीं कर सकती क्योंकि सूट तो हो चुका, डिग्री भी हो चुकी है। अब उसके पास रेमेडी क्या बचती है? वो अगर उसके पास ग्राउंड्स हैं, अगर वो कह सकता है कि जी मैं तो, इसने एड्रेस ही गलत दिया, मुझे इसने दिखा दिया ए शहर में, मैं तो रहता हूँ सी शहर में, और इस वजह से मुझ पर तामील भी नहीं हो सका। पब्लिकेशन करवाई इसने सिंधी अखबार के अंदर, मैं तो हूँ उर्दू, सिंधी अखबार पढ़ता भी नहीं हूँ। अगर उसके पास ग्राउंड्स एंड रीजंस हैं, तो सेक्शन 12 सब क्लास 2 के अंदर वो एप्लीकेशन देगा उसी कोर्ट में जिसने डिग्री पास की है कि जी मेरे खिलाफ जो आपने एक्स पार्टी डिग्री की है वो गलत है, मुझ पर तामील ही नहीं हुआ था और मैं जानबूझकर नहीं भागा कोर्ट से, बल्कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। कोई भी, क्योंकि सेक्शन 12 बताता है आपको, कोई भी डिग्री फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से जो है हासिल की जाए, सूट तो बाहर है, लेकिन उसके अंदर आप जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसने फ्रॉड किया, कोर्ट को दुरुस्त नहीं बताया, गलत रिप्रेजेंट किया, सही चीजें सही नहीं लाया कोर्ट के सामने, इस वजह से कोर्ट ने डिग्री कर दी। मुझे सुने, मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर कोर्ट सुनेगी देखेगी तो ये डिग्री अपनी जगह पर नहीं रहेगी, ये डिग्री वापस चली जाएगी। फिर कोर्ट जो है उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो वापस शूट रिमांड कर लेती है या 12(2) के ऊपर इशू फ्रेम करके पहले हेयरिंग करती है। अगर वो प्रूफ कर जाता है कि जी वाकई डिग्री जो है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से, तो डिग्री सेट असाइड होती है, फिर सूट रिमांड बैक हो जाता है, फिर शुरू से वो सूट चलता है 0 से,
और फिर वो उस पर सुना जाता है कि वाकई असल हकीकत है क्या है। तो ये एक्सपर्ट डिक्री जो मैंने यहाँ पर लिखा था, इसी वजह से लिखा था कि आगे चल के सेक्शन 12 में जो है इसका आपको पता चलेगा कि जब फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन से जो है डिक्री ली जाए और जब बाहर भी हो फर्दर सूट से तो क्या प्रोविजन है, क्योंकि वो सूट फाइल नहीं कर सकता, सूट में तो फिर बाहर हो जाता है, क्योंकि फिर ये सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। फिर आगे अगर हम आते हैं क्वेश्चंस बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ये असल में क्वेश्चंस डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है कि कौन कौन से सवाल जो है एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि लॉ बड़ा डेवलप भी हो रहा है और दिन ब दिन नई चीज़ें भी आ रही हैं। आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा डीप में, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इस पर एक अच्छा सा बहस जो है वो किया जा सकता है। एक प्रपोजिशन है कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द डिक्री, बहुत सारे जजमेंट्स उस पर। बियॉन्ड द डिक्री क्या है, और जब सेक्शन 47 उसको इख्तियारात देता है डिटरमिन करने का एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, तो फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या सिर्फ पोस्ट ऑफिस की तरह डिक्री एग्जीक्यूट करेगी या क्वेश्चन जो उसको डिटरमिन करने तो उस पर भी करेगी। 47 में भी कोर्ट के पास इख्तियार है ये डिटरमिन करने का। मिसाल के तौर पे जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर कोई कहता है जजमेंट डेटर का खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो गया, कोई बंदा आया तो वो कहता है मैं जी इसका एलार्ज में नहीं आता, वो क्वेश्चन भी 47 में कोर्ट डिटरमिन कर सकती है कि वाकई ये इसके एलार्ज में भी आता है या नहीं आता। या कोई किसी बात पर किसी पॉइंट पर आकर डिक्री को जो है वो रेजिस्ट करता है कि जी ये डिक्री इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, और उसके पास अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो क्वेश्चंस जो है वो कोर्ट डिटरमिन करेगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सेक्शन 47 के अंदर कि वाकई एज इट इज डिग्री एग्जीक्यूट होनी है या ये जो सवाल उठाए जाने उन सवालात को उठाने के अंदर सेक्शन 47 में कोर्ट को उसको एज अ सूट हेयर करने के भी इख्तियारात हैं, क्योंकि मजीद सूट तो बाहर है, लेकिन अगर डिग्री होने के बाद भी कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है तो एडिशनल फीस की भी जो है वो डिक्टेशन दे सकती है, ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि जी आप ये पे करें, हम इसको एज अ सूट जो है वो प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 47 में वो फर्दर जो है एज अ सूट एविडेंस भी लीड कर सकती है कोर्ट और प्रोसीड कर सकते हैं। सारे इख्तियारात एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास हैं। सेक्शन 75 के अंदर हैं पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कमीशन इशू करने के पावर है कोर्ट। कमीशन मींस वो कमीशन उस वक्त एज अ कोर्ट एक्ट करेगा, किसी की एविडेंस रिकॉर्ड करनी है तो वो कमीशन कर सकता है, कोई लोकल इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन करनी है वो भी ये कमीशन कर सकता है। मतलब कोर्ट अपना वक्ती तौर पर कोई इख्तियारात किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते। स्पेशली ये बताऊंगा आपको, हाई कोर्ट जैसे मैंने आपको कहा कराची के अंदर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, वहाँ पर वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करते, सीनियर सिविल जज जैसे खुद एविडेंस रिकॉर्ड करते। तो अमूमन हाई कोर्ट जो है कराची ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कमीशंस जो है वो इशू करती है, डायरेक्ट करती है उनको कि आप जाके जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करें। या कोई बंदा शहर से बाहर है जिसकी एविडेंस फिजिकली रिकॉर्ड करनी, आजकल तो स्काइप और दूसरे ऑडियो वीडियो आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जब नहीं थे और उसके जाना ज़रूरी है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए तो कमीशन, या किसी प्लेस को इंस्पेक्ट करना है, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई और भी चीज़, सारे इख्तियारात हैं कोर्ट को कि किसी को भी कमिश्नर मुकर्रर करे, एक बंदा एक से ज़्यादा, और वो कमीशन जाके पूरी रिपोर्ट लेके आए कि दैट इज टू बी प्रिज्यूम्ड एज अ कोर्ट हैज डन। वो ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट ने नहीं किया, दैट इज द सेम वैल्यू इज डन बाय द जज। फिर आपका आता है अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री सेक्शन 96 के अंदर। सारी डिक्रीज जो है वो अपीलेबल होती हैं, जितनी भी डिक्रीज हैं वो अपीलेबल होती हैं और उनकी अपील जो है सेक्शन 96 के अंदर जो है वो फाइल होती है और वो बड़ी कोर्ट उनको सुनती है। एंड अपील्स इज द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल। अपील के अंदर वो ट्रायल की कंटिन्यूटी होती है। वो सारे इख्तियारात जो एक ट्रायल कोर्ट के पास है वो अपीलेट कोर्ट के पास है, और वो अपील सुन रही होती है सेक्शन 96 के अंदर कि अगर कोई भी बंदा जो समझता है जिसके खिलाफ डिक्री हुई है वो अपील में जाता है। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स सारे इश्यूज आपके फेवर में हो गए, एक या दो इशू आपके अगेंस्ट में हुए, बाकी आपके फेवर में, डिक्री आपके फेवर में, तो भी आप अपील फाइल कर सकते हैं कि जी ये जो फाइंडिंग है कोर्ट की इससे मैं जो है वो अफेक्ट हो रहा हूँ और ये दुरुस्त नहीं है,
तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। दोनों पार्टीज जो हैं वो साइमल्टेनियसली भी अपील फाइल कर सकती है एक ही जजमेंट एंड डिक्री के खिलाफ। जिस पार्ट पर दोनों को कोई भी तकलीफ हुई होगी, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो करेगी। और अपेलेट कोर्ट को सारे इख्तियार आते हैं जो एक ट्रायल कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। फिर सेक्शन 104 में अपील्स हैं वो जो अगेंस्ट दी ऑर्डर्स हैं। कौन से ऑर्डर पास इन 35A, 47, 95, या वो ऑर्डर्स जिनके लिए कहा गया कि अपीलेबल हैं कैटेगरिकली आपके एक्ट के अंदर कहा गया है कि अपीलेबल है, वो सारे ऑर्डर जो है 104 में जो है उनके खिलाफ अपील होती है, क्योंकि दीज आर नॉट द डिक्रीज, दीज आर द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स की अपील जो होगी इन सेक्शंस के 47 वाला, जैसे मैंने आपको कहा ना, सेक्शन 47 के अंदर कोर्ट के पास इख्तियार हैं, उसको शूट भी कर सकती है। तो देखो उसके खिलाफ भी जो होगी फाइल, तो वो अपील होगी, क्योंकि ये इसमें एज अ कोर्ट जो है सिविल सूट की तरह प्रोसीड कर सकती है, लेकिन वो ऑर्डर होगा, डिक्री नहीं होगी। तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी आपकी अपील जो है उस सेक्शन 104 में। और वो ऑर्डर्स जिसका कैटेगरिकली लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये अपीलेबल हैं, तो उनके खिलाफ अपील होगी। फिर आपकी आती है रिवीजन। रिवीजन के इख्तियारात, कोई भी जो अपीलेबल ऑर्डर्स ना हो, अपीलेबल जजमेंट्स ना हो, वो उसके अगेंस्ट में रिवीजन फाइल होती है। कोई भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अंदर रिवीजन फाइल होती है 115 सेक्शन में। और उनको ये इख्तियार आते हैं कि उनसे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने वो पहले तो रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद वो देखेंगे कि अगर उनसे कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, कोई उसमें इरेगुलरिटी है, कोई इलीगलिटी है जो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा अहम है, तो वो उस रिवीजन के अंदर अपनी रिविजनल जुरिसडिक्शन के अंदर उसको कर। दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ अपील। रिवीजन और अपील में फ़र्क है। अपील, जैसे मैंने आपको कहा कि कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल है, अपील इज अ राइट, मैटर ऑफ राइट, वो आपका हक है, उसमें आपको पूरा सुनने का आप हक रखते हैं कि आपको बड़ी अदालत सुने। रिवीजन में आपका हक नहीं बनता, आपको बताना है कि जी ये इलीगलिटी हुई है। अगर वो आप जाहिर कर गए तो वो रिविजनल जुरिसडिक्शन में कोर्ट दुरुस्त करेगी, नहीं कर सकते तो आपका ये राइट नहीं है। रिवीजन, ये आपका राइट है अपील, लेकिन ये आपका राइट नहीं है। तो रिवीजन के अंदर कोर्ट सारा रिकॉर्ड बुलाती है, उस सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद ये तय करती है कि वाकई कोई इलीगलिटी या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तो अपनी रिविजनल जुरिसडिक्शन के अंदर उसको सेटिसाइड करती है। इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन के अंदर सबसे पहले आपको सारी प्लीडिंग्स की कॉपीज लगाना लाजमी होती है, ताकि आप कोर्ट को बता सके। फिर कोर्ट जो है वो RNP कॉल करेगी। 151 CPC, ये सबसे एक अहम सेक्शन है CPC का, इनहेरेंट पावर्स, जहां पर कोई भी चीज एक्सप्रेसली डिफाइन ना की गई हो, जिसका कोई प्रोविजन मौजूद ना हो, जो चीज समझ में ना आ रही हो, जिसका कोई रास्ता बजाते प्रोविजन ऑफ द एक्ट मौजूद ना हो, उसको सेक्शन 151 CPC के तहत कोर्ट जो है इनहेरेंट पावर्स में कुछ भी कर सकती है। कुछ भी अपने इख्तियारात, देखिए कुछ भी का मकसद हमेशा ये होता है कि कानून के दायरे के अंदर, एवरी एक्ट इज टू बी जुडिशियस एक्ट, वो अपनी जगह पे जो लिमिटेशन है वो रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका प्रोविजन नहीं दिया हुआ, अब क्या किया जाए। अब ये सेक्शन 151 CPC, जहां कोई प्रोविजन नहीं एक्सप्लिसिट, जहां कोई तरीकेकार मौजूद नहीं है एक्सप्लिसिट, वहां पे आपका 151 में इनहेरेंट पावर्स हैं कोर्ट के पास। वो कोई भी एक्ट इन अ गुड वे और बेटरमेंट ऑफ जस्टिस, डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस, वो कर सकती है। तो ये सारे आपके इसमें सेक्शंस हैं। मैं समझता हूँ ये सारे सेक्शंस आपके इतने ही हैं जो आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप इनको पढ़ेंगे सिर्फ थोड़ा सा डेफिनेशंस को, और अगर ये आप देख ले, तो मैं समझता हूँ ये सेक्शंस आपके सारे कवर हो गए हैं, जिसमें सारे सवाल जितने भी आपके सेक्शंस में से आएंगे वो कवर हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो ऑर्डर्स हैं वो बताएंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर्स कवर करेंगे।